गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, शहर लाहौर के 7 इलाके जो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद किए गए थे उन सबको रात 12 बजे खोल दिया गया है। उन इलाकों में गार्डन टाउन, गुलबर्ग, फैसल टाउन, अंदरून शहर समेत दीगर इलाके शामिल हैं। आज और कल तो वैसे ही जुज़वे लॉकडाउन के तहत तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी, जबकि सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली होंगी। जबकि दूसरी जानिब मौसम की बात की जाए तो मौसम के सितम अरूज पर पहुंच चुके हैं। सूरज कहर ढा रहा है, कयामत खेज गर्मी पड़ रही है और रात के पहर शहर में आंधी भी आई, गर्दालूद हवाएं भी चली, लेकिन सुबह से ही मौसम फिर शदीद गर्म हो चुका है। लेकिन आप उदास बिल्कुल ना हो, बस थोड़ा इंतजार, मौसम बस बदलने ही वाला है और मानसून का सिस्टम भी आने वाला है आज रात तक। महकमा मौसमियात की जानिब से ये तमाम पेशगोई की गई है। मौसम तो गर्म है ही, साथ ही बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हुआ पड़ा है। गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आवाम दोहरी अजियत में मुब्तला होकर रहते हैं। लेस्को की जानिब से मौक़िफ़ तो हमेशा यही नजर आता है कि बिजली की कमी नहीं है बल्कि फनी खराबियों का मसला है, सिस्टम पुराना है। ये मसला आखिर हल कब होगा, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे हम क़ज़ा और क़ज़ाइयत के हवाले से। ज़ोहा सुहेल माहिर ग़ज़ाइयात आज हमारे साथ मौजूद है और उनसे आज हम बात करेंगे एक और मौसम का बहुत ही खट्टा मीठा सा मज़े का फ्रूट आड़ू। उसकी बहुत सारी अफादियत है। आड़ू में बिल्कुल शुगर नहीं होती। रूटीन में ये ख्याल किया जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स भी उसे खा सकते हैं और हर तरह के लोगों के लिए वो यकसा मुफीद साबित होता है। ये बातें कितने सच है, ये ज़ोहा सुहेल हमें बताने वाली है। ज़ोहा, सबसे पहले हमें बताइए कि आड़ू के क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से ग़ज़ाई अज्जा इसमें मौजूद हैं। अच्छा सिद्रा, आड़ू की अफादियत के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके कलर में आ जाती है। आड़ू का रंग आपने देखा होगा येलो ऑरेंज कलर का होता है। येलो ऑरेंज का कलर आड़ू का जो है वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से, वो बीटा कैरोटीन की वजह से। बीटा कैरोटीन हमारे पास पौधों के थ्रू विटामिन ए प्रोवाइड करता है। विटामिन ए जैसे हमें एनिमल से मिलता है, लेकिन विटामिन ए की जो फॉर्म हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती है वो बीटा कैरोटीन के फॉर्म में मिलता है। तो वो लोग जिनको आंखों की सेहत बहुत ख़राब होती है, बहुत से बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही होती है, बहुत से ओल्डर एडल्ट्स की नज़र का इशू आ रहा होता है, तो अगर वो कैरोटीन को अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं नेचुरल फलों के फॉर्म में, तो उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। कैरोटीनॉइड्स के अलावा इसमें हमारे पास ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन्स मौजूद हैं। ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन्स हमारे पास दो और फाइटोकेमिकल्स हैं जो उम्र के साथ साथ कैटरैक्ट्स के मसले को रोकते हैं। उम्र के साथ साथ बहुत से लोगों को सफ़ेद मोतिये का मसला आ रहा होता है, बहुत से लोगों को काली मोती का, ग्लूकोमा का मसला आ रहा होता है। तो अगर ऐसे लोग जिनकी फैमिली में या तो ग्लूकोमा का रिस्क है या जो इसके मसले में आ चुके हैं, अगर वो नेचुरल वे में ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन्स को कंज्यूम करते हैं तो वो इसके थ्रू बच सकते हैं। इसके अलावा आड़ू हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी नेमत है जिसमें हमारे पास दोनों किस्म के फाइबर मौजूद हैं। इसके पल्प में हमारे पास सॉल्युबल फाइबर मौजूद है जो वेट लॉस वाले पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके पील में हमारे पास इनसॉल्युबल फाइबर मौजूद है जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर इन बीमारियों के साथ लोग अगर आड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर उनको बहुत अच्छे तरीके से अफादियत दे सकता है। इसके अलावा आड़ू में हमारे पास पानी की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है। 89%, 85% हमारे पास आड़ू में पानी मौजूद है। पानी और विटामिन सी दोनों ऐसी चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी भी आड़ू में मौजूद है और पानी भी मौजूद है आड़ू में। तो जितना आप पानी फलों के थ्रू लेते हैं तो हमारी बॉडी में से वो टॉक्सिन्स को, गैर ज़रूरी मादों को फ्लश आउट करता है। जब ये गैर ज़रूरी मादे हमारी बॉडी में से फ्लश आउट हो जाएंगे वो किसी किस्म का नुकसान हमें नहीं दे सकेंगे। और विटामिन सी जैसे इसमें मौजूद है वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को, हमारी इम्यूनिटी को नेचुरल वे में स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, जो ओवरऑल हमारे डिफेंस सेल्स के लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक ज़ोहा, फ़ायदे तो हो गए। अब हमें ये बताइए कि डायबिटिक पेशेंट या फिर ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ है और दीगर बीमारियों के मरीज़ वो भी क्या आड़ू खा सकते हैं और कितनी मिकदार में खा सकते हैं? बिल्कुल सिद्रा, शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आड़ू का इस्तेमाल, पीच का इस्तेमाल अपनी डाइट में कर सकते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स के लिए हमारे पास क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शुगर के पेशेंट्स अगर फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो उनकी शुगर बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि शुगर के जो मरीज़ हैं वो एक वक्त में एक दरमियाने साइज़ का आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं। 10-11 बजे, शाम 4 से 5 बजे वो एक आड़ू कंज्यूम कर सकते हैं। पूरे दिन में वो 2 आड़ू कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स एक वक्त में 2 आड़ू कंज्यूम कर सकते हैं और पूरे दिन में वो 4 आड़ू कंज्यूम कर सकते हैं।
क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा मसला ये आ रहा होता है कि उनके खून की शरीयानें चिकनाई की वजह से ब्लॉक हो रही होती हैं, और चिकनाई को बॉडी में से निकालने का बेहतरीन हल यही है कि बॉडी में फाइबर रिच फूड्स दिए जाएं। जैसे कि मैंने बताया कि आड़ू में हमारे पास सॉल्युबल फाइबर भी मौजूद है और इनसॉल्युबल फाइबर भी मौजूद है। ये दोनों किस्म के फाइबर जब बॉडी में जाएंगे तो बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो शुगर के पेशेंट्स जब आड़ू का इस्तेमाल करेंगे तो बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल उसके साथ बाइंड करेगा और उनके जिस्म में से खारिज हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर हमारे पास पोटेशियम भी मौजूद है, और पोटेशियम हमारी पट्ठों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि पोटेशियम हमारी बॉडी में सोडियम के लेवल्स को बैलेंस करता है। जब सोडियम बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जितना ज़्यादा पानी आपकी बॉडी में जमा होगा नमक की ज़्यादती की वजह से, उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा जो ब्लड है, जो खून है, वो खून की शरीयानों में बहुत प्रेशर के साथ मूव करेगा और अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स जो हैं वो एक वक्त में 2 आड़ू कंज्यूम कर सकते हैं और पूरे दिन में वो 4 कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो सोने से पहले बेड टाइम के ऊपर आड़ू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब वो सोने से पहले आड़ू का इस्तेमाल करेंगे तो रात सोते वक्त उनके ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करेंगे, वो ऑल्टर होंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा उनके डाइजेशन के ऊपर भी मसला आएगा। अगर आप रात सोने से पहले फल कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको डाइजेशन इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक फील हो सकता है, और इसके अलावा स्लीप पैटर्न्स भी ऑल्टर हो सकते हैं। तो आड़ू अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट से कंज्यूम करना है तो वो मिड मॉर्निंग स्नैक में या आफ्टरनून स्नैक में कंज्यूम कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं वो मिड मॉर्निंग स्नैक में भी कंज्यूम कर सकते हैं, और अपने जो मेजर मील्स हैं उसके साथ वो किसी सैलड की फॉर्म में, किसी चटनी की फॉर्म में, इवन किसी ड्रिंक की फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक, ज़ोहा आप ये भी बताइए कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो फ्रूट्स नहीं खाती हैं और माएँ जो हैं वो परेशान हैं कि बच्चों को आड़ू या कोई फ्रूट कैसे खिलाया जा सकता है। अब ये बताइए कि किस अंदाज में बच्चों को कायल किया जाए या फिर किस किस तरह से बच्चों तक भी आड़ू के फ़वाइद पहुँचाए जा सकते हैं। बिल्कुल सिद्रा, बहुत से बच्चे जो हैं वो फल कंज्यूम नहीं कर रहे होते और मदर्स इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि बच्चे फल को अवॉइड कर रहे हैं और वो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो अगर बच्चा फल को फल की फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर रहा तो आप उसको हिडन फॉर्म में करके बच्चे को ज़रूर दें, क्योंकि आड़ू में हमारे पास विटामिन सी मौजूद है, पानी की अच्छी मकदार मौजूद है, और बच्चों का इम्यून सिस्टम बचपन में स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना कमज़ोर उनका इम्यून सिस्टम होगा उतनी जल्दी बीमारी उनके ऊपर अटैक करेंगे, उतनी जल्दी वो बहुत सी बीमारियों के विक्टिम्स बनते जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि बच्चों की डाइट में नेचुरल फ्रूट्स जो हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर रखें। और आड़ू को अगर वो एज अ फ्रूट नहीं पसंद करे, अगर आड़ू को कंज्यूम नहीं करे, तो आप उसको डिफरेंट वैराइटीज़ में ऐड करके दे सकते हैं। बच्चों को आप इसका जूस बनाकर दे सकते हैं, लेकिन जूस में इजाफी चीनी ऐड करके उनको मत दें, क्योंकि चीनी जितनी ज़्यादा आ जाएगी उतनी उनकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो ख़राब होते जाएंगे। इजाफी सोडा ऐड ना करके दें। बहुत से मदर्स जब पीच जूस बनाते हैं उसमें सोडा बेवरेजेस ऐड कर देते हैं, जो कि आड़ू की अपनी हिफाजत को ख़राब कर देते हैं। तो नेचुरल आड़ू का सिंपल जूस है जिसमें इसका पल्प साथ ऐड करके दें। इसके अलावा आप बच्चों को इसका ब्रेड स्प्रेड बनाकर दे सकते हैं। सिंपल आड़ू की एक चटनी बनाएं, इसको एक सॉस बनाएं जिसमें इसको कुक नहीं करना, सिंपल इसको ब्लेंड करके इसमें थोड़ी सी और आप कोई सीजनिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं, इस तरह से मिंट ऐड कर सकते हैं, इसमें कलौंजी ऐड कर सकते हैं, और इसका ब्रेड स्प्रेड बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो ब्रेड के साथ भी कंज्यूम करें, या इवन रोटी के साथ भी कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसमें भी कंज्यूम करें। बहुत से बच्चे अगर ब्रेड स्प्रेड की फॉर्म में, सॉस के फॉर्म में, चटनी की फॉर्म में इसको नहीं कंज्यूम करें तो आप इसको स्मूदी बनाकर दे सकते हैं। सिंपल दूध के अंदर या दही के अंदर आप जो इसकी प्यूरी है, जो आड़ू की प्यूरी है, वो आप ब्लेंड करके बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो बच्चों के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी पूरे चले जाते हैं, दूध के थ्रू, दही के थ्रू कैलोरीज भी पूरी चली जाती हैं, जो उनकी मसल हेल्थ के लिए, जो उनकी बोन हेल्थ के लिए, जो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो अगर बच्चा एक चीज़ को रिजेक्ट करे कि आड़ू का फल उसको पसंद नहीं है, तो आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में बनाकर दे सकते हैं, लेकिन यकीनी बनाएं कि बच्चे को उसकी एक्सेप्टेंस दिखाएं, बच्चे को बताएं कि उसकी अफादत कितनी ज़्यादा है। ठीक, ज़ोहा ये बताइए कि आड़ू हमारी स्किन के लिए भी क्या कुछ करता है, और दूसरा ये कि क्या ये वेट लॉस में हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल सिद्रा, आड़ू हमारे पास वज़न की ज़्यादती के साथ जो लोग आते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो ओबेसिटी के अंदर होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरह आजकल क्वारंटाइन चल रहा है, सब लोग घरों में हैं और सिर्फ एनर्जी इन करें, सिर्फ खाना कंज्यूम करें, उसको बर्न आउट नहीं करें, कैलोरीज को सिर्फ इकट्ठा करें, उसको एक्सपैंड आउट नहीं करें।
इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों में वजन ज्यादती के जो मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और वजन के बढ़ने के साथ साथ जो दीगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जिसमें अर्थराइटिस का मसला ओवरवेट लोगों में ज़्यादा नजर आता है। क्योंकि अर्थराइटिस में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जोड़ों में सोजन का मसला, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। जब आपका वजन आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी वेट के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपके जोड़ों के ऊपर बोझ आता है। जोड़ों के ऊपर जब लोड आएगा तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पर सोजन होगी। तो अर्थराइटिस का मसला वेट गेन वाले पेशेंट्स में ज़्यादा नजर आ रहा होता है, और अगर वो आड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो अपने वजन को वो नॉर्मल रेंजेस में ला सकते हैं। क्योंकि आड़ू एक ऐसा फल है हमारे पास जिसमें न्यूट्रिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं और कैलोरीज हमारे पास कम है। चिकनाई हमारे पास 0% के ऊपर आती है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें न्यूट्रिएंट्स हमारे पास भरपूर हो, कैलोरीज कम हो, वो वेट लॉस वाले पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्योंकि वेट जिनका बढ़ चुका होता है उनकी बॉडी में कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनकी बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है। तो मेजर गोल हमारा ये होता है कि हमने इनको ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा देने हैं और कैलोरीज कम देनी है। तो वो लोग जो वज़न कम कर रहे हो तो कोशिश ये करें कि आड़ू का इस्तेमाल अपनी डाइट में रोज़ाना रखें। रोज़ाना वो 1 से 2 आड़ू जो हैं पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। रात सोने से पहले आड़ू का इस्तेमाल ना करें, खाने के बाद आड़ू का इस्तेमाल ना करें। खाने के दौरान कर सकते हैं या खाने से पहले कर सकते हैं, खाने के बाद इसका इस्तेमाल ना करें। और बेहतरीन ये कि 10-11 बजे या शाम 4-5 बजे इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा वो लोग जिनको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे, जिनकी जो स्किन है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से ख़राब हो रही होती है, अगर वो आड़ू को अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो आड़ू के थ्रू जो नेचुरल विटामिन सी हमारे पास जा रहा है और जो बीटा कैरोटीन्स हमारे पास जा रहे हैं वो हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आड़ू नहीं कंज्यूम करें तो अगर आप आड़ू का जो मास्क है अपनी स्किन के ऊपर टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो आप उसके थ्रू भी अफादियत हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जोहा सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही और हमें बतानी थी आड़ू के कितने सारे फ़ायदे हैं, और उनको फ़ायदे ये सारे आप तक तब पहुंचेंगे जब आप बेहतरीन अंदाज में आड़ू का इस्तेमाल करेंगे। डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले अफराद भी खा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो ख़वातीन मर्द हज़रात चाहते हैं कि उनकी स्किन अच्छी हो जाए वो लोग आड़ू का ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें क्वांटिटी और टाइमिंग खास तौर पर आपने मद्देनजर रखें। इलाके तो तमाम खुल गए हैं, पूरे लाहौर से स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन एहतियाती तदाबीर अपनानी आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे भी आए सामने जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन था, लेकिन जैसे ही खुले वहाँ पर लोगों की लापरवाही भी अरूज पर पहुँच चुकी थी। इसलिए जिम्मेदारी का मुजाहरा कीजिए और SOPs ज़रूर अपनाइए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की सूरत हाल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमने बच्चों को और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाना है। टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, गैस्ट्रो हो गया, इस तरह की बीमारियां तो हम रूटीन में सुनते हैं, लेकिन एक बीमारी कावासाकी नामी भी है जो कि 1966 से मौजूद है, और सबसे पहले वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट में पाई गई थी। उसके बाद हर साल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में ये बीमारी बच्चों पर अटैक करती है, और माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है उस सूरत में जब आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चले जाएंगे और आपके बच्चों का इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे रहते हैं, आप लेट हो जाते हैं, तो फिर बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है। कोरोना की सूरत हाल में कावासाकी बीमारी है क्या, आखिर बच्चों पे किस तरह से ये हमला आवर होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, वजह क्या हो सकती है, बच्चों को इससे किस तरह से बचाया जा सकता है, क्योंकि अब तक पूरे पाकिस्तान में 4 बड़े शहरों में इसके मुतासिरा बच्चे भी ज़ेर इलाज हैं, जिसमें इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है और कराची है। जबकि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में अब तक 73,000 केसेस इस बीमारी के रिपोर्ट हो चुके हैं। इटली में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस तमाम मामले पे डिटेल बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जी प्रोफेसर मसूद सादिक साहब है, डीन हैं आप चिल्ड्रन अस्पताल के। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बीमारी नई तो नहीं है, बहुत पुरानी है, ये हमें बताइए कि ये है क्या? देखिए, ये बीमारी नई भी है और पुरानी भी है जी। एक्चुअली ये जो कोविड-19 के बाद बच्चों में जो ये सिंड्रोम डिस्क्राइब हो रहा है जी, इसको हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। तो ये कावासाकी डिजीज से मिलता जरूर है, लेकिन ये एग्जैक्टली कावासाकी डिजीज नहीं है। ये एक और तरह की इन्फ्लेमेशन है जो कि बच्चों में कोविड-19 होने के बाद जो बॉडी का रिस्पॉन्स आता है एंटीबॉडीज की शक्ल में, उसकी वजह से बच्चों में ये आ रही है। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया, अमेरिका में तो हंड्रेड्स में ये केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, यूरोप में भी हंड्रेड्स में रिपोर्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान में अभी ये डजन्स में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि अब हमारी पीक नीचे जा रही है
और जैसे जैसे पीक नीचे जाती है तो इन केसेस की तादाद बढ़ती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कावासाकी नामी बीमारी है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों पे हमलावर होगी जो कि कोविड का शिकार हो चुके हैं, कोरोना का शिकार हो चुके हैं? देखिए, कावासाकी डिजीज तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा पिछले 40 साल से हम बच्चों में देखते हैं। ये क्लासिकली 1 से 5 साल के बच्चों में होती है और आज तक मेडिकल साइंस ये नहीं जान सकी थी कि कावासाकी डिजीज क्यों होती है। अच्छा। अगरचे ये वायरस से रिलेट की जाती थी और कोरोना वायरस से माजी में रिलेट की गई है, लेकिन जो कोविड-19 के बाद हम सिंड्रोम देख रहे हैं ये कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम है, जिसमें बेसिकली वो तमाम फीचर्स नहीं है जो हम कावासाकी डिजीज में देखते हैं, लेकिन ये बच्चे क्लासिकली मिलते जुलते हैं। और डॉक्टर साहब उन्हीं बच्चों में जो कि इसमें जी दो तरह के बच्चों में देखने में आ रहा है। हाँ। एक वो बच्चे जिनको डॉक्यूमेंटेड कोविड इन्फेक्शन है और कुछ वो बच्चे हैं जिनका एक्सपोजर हुआ है। आपको पता है बच्चों में कोरोना वायरस बहुत सीरियसली अफेक्ट नहीं करता। हाँ, तो अक्सर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि इस बच्चे को कोविड-19 हुआ है, लेकिन जब वो इस सिंड्रोम के साथ आता है और आप उसका एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है हाँ इसको कोरोना इन्फेक्शन हो चुकी है। ठीक डॉक्टर साहब, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी और पीडियाट्रिशियंस के लिए भी और फैमिली फिजिशियंस के लिए भी ये जानना ज़रूरी है। पहली बात तो यह कि जो इसमें पहली अलामत आती है वो बुखार है। ये बुखार थोड़ा हाई ग्रेड होता है और इसमें क्लासिकली हम कहते हैं कि वो बुखार जो 3 से 5 दिन तक रहे वो इस बीमारी को इंडिकेट कर सकता है। बुखार के अलावा इनमें अक्सर पेट में दर्द, वॉमिटिंग, उल्टी आना और पेट लूज होना जिसको आप दस्त कहते हैं वो बच्चों में आना। बाज़ बच्चों में थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि उनको थोड़ा सा बच्चे को होश आने में मुश्किल होती है या सर दर्द भी हो सकता है बच्चे को। ये बच्चे दो तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बच्चे वो हैं जो कि स्किन रैश के साथ आते हैं और ये रैश खास तौर पर आपके ट्रंक पे आती है, आपकी आईज रेड हो जाती है, आपके होंठ और जो जुबान है ये सुर्ख हो जाती है, आपके हाथ और पाँव थोड़ी स्वेलिंग भी हो जाती है और रेडनेस भी आ जाती है। और बाज़ बच्चों में जो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो आपके नेक ग्लैंड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। दो तरह की प्रेजेंटेशन हम बच्चों में देख रहे हैं। एक वो बच्चे हैं जो पहले तो एज ग्रुप ये ज़्यादा कॉमन है 5 से 18 साल के दरमियान, तो ये रिलेटिवली बड़े बच्चों में आ रही है। कावासाकी डिजीज अंडर 5 में थी, 5 साल से छोटे बच्चों में थी। और दो तरह से हम देख रहे हैं। एक बच्चे बिल्कुल स्टेबल हालत में आते हैं, ये सारी अलामात होती हैं लेकिन वो होते स्टेबल है और अगर आप उनकी इन टाइम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ये बच्चे मुकम्मल तौर पे रिकवर कर जाते हैं। एक वो बच्चे हैं जो बदकिस्मती से शॉक में आ रहे हैं, वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं, उनका जिस्म ठंडा हो जाता है, एकदम से उनकी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और ये बच्चे अगर इन टाइम पिक ना हो तो खुदा न खास्ता ये बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऐसे बच्चे जो कि थोड़ी सी सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं, क्या ये बीमारी फौरी तौर पे अटैक करती है और फौरन बच्चे इस तरह की कंडीशन में चले जाते हैं या फिर पेरेंट्स कुछ इग्नोरेंस बरतते हैं और वो पहले इसको सीरियस नहीं लेते और जब मामला बिगड़ता है तो डॉक्टर के पास आते हैं? जी, मेजॉरिटी बच्चों में मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि ये प्रीसीडिंग सिम्टम्स होते हैं कि उसको बुखार हुआ, उसका पेट खराब हुआ, उसको उल्टी आई, उसको थोड़ा सा सर दर्द भी हो रहा था और उस वक्त उसको एक नॉर्मल वायरस इन्फेक्शन समझा गया या एक नॉर्मल और कोई एंटीबायोटिक दे दी और सोचा कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। उस वक्त आप अलार्म होते हैं जब आपकी आईज सुर्ख होना शुरू हो जाती हैं या आपके पेट के ऊपर रैश आना शुरू होती है, फिर आप थोड़ा सा इसको सीरियस लेना शुरू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स इकट्ठे आएंगे या इनमें से कोई एक आध भी आएगा तो आपको अलर्ट होना? देखिए, आपको 1-2 भी आएंगे तो अलर्ट होना है। जो कावासाकी डिजीज है उसमें 5 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। बुखार होता है, आंखें सुर्ख होती हैं, आपके होंठ और जुबान सुर्ख होती है, आपके नेक ग्लैंड स्वेल करते हैं और आपके हाथ और पाँव स्वेल कर जाते हैं या उनकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। अगर इन 5 में से 4 चीजें हों तो हम कहते हैं ये कावासाकी डिजीज है। लेकिन ये जो बच्चों का मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, इसमें हम देख रहे हैं कि नॉर्मली 2 या 3 चीजें होती हैं, 4 या 5 नहीं होती। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको सस्पेक्ट करें, सोचें इसके बारे में, चाइल्ड स्पेशलिस्ट सोचें, पीडियाट्रिशियन या जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो सोचे और फिर जब आप इनके ब्लड टेस्ट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये एक्चुअली पोस्ट कोविड है, क्योंकि एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। अब आप कोविड एंटीबॉडीज का टेस्ट मौजूद है, जैसे ही वो आप टेस्ट करवाते हैं और आपको ये पता चलता है कि कोविड एंटीबॉडीज है, फिर कुछ ब्लड पैरामीटर्स में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्ट। इन बच्चों का अनफॉर्चुनेटली दिल अफेक्ट होता है और जब ये दिल अफेक्ट होता है तो ये 2 तरह से इफेक्ट होता है। एक तो हार्ट के मसल्स एकदम से काम करना छोड़ देते हैं जिसको हम मायोकार्डियल स्टनिंग या बास बच्चों में मायोकार्डाइटिस भी होता है। तो जब वो हार्ट पंप करना छोड़ता है तो ये बच्चे शॉक में जाते हैं, इनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है और ये बच्चे अचानक बहुत सीरियस हो जाते हैं। और दूसरा, इनकी कॉरोनरीज अफेक्ट हो सकती हैं।
ये कॉर्नियाज हिस्टोरिकली कावासाकी डिजीज में भी इफेक्ट होती हैं कि जो उनकी कॉर्निया आर्टरीज हैं उनकी इनलार्जमेंट हो जाती है, और अगर आप इन टाइम ट्रीट नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता इन बच्चों को वो वाली बीमारी जो हम बड़ों में 50 साल 60 साल पे जाके देखते हैं, इनमें हम 5 साल या 10 साल की उम्र पे देखना शुरू कर दें। ठीक है, इसका मतलब है डॉक्टर साहब के कावासाकी तो इसका कोई सीजन भी है कि ये किसी स्पेसिफिक सीजन जी, कावासाकी डिजीज तो नॉर्मली हिस्टोरिकली सीजन्स में आती है, वैसे तो हम सारा साल देखते हैं, हाँ। इक्का दुक्का केस हम सारा साल देखते हैं, लेकिन जब भी वायरल इन्फेक्शंस का मौसम आता है तो उस वक्त कावासाकी डिजीज का इंसिडेंस हाई होता है। हाँ। तो ये भी चूंकि वायरस है जिसको ये रिस्पॉन्ड बॉडी कर रही है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी का, तो इसकी जहां जहां इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी के ऑर्गन्स में, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी बॉडी ऑर्गन को हिट कर सकती है, दिमाग को हिट कर सकती है, आपके गुर्दों को हिट कर सकती है, हार्ट को तो हिट करती है, जिगर को हिट कर सकती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसको इन टाइम जल्दी पिक किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने अब हमें परसेंटेज बताइए, क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम्स मेरे लिए तो बहुत परेशान कुन है कि हम लोग बिल्कुल एक नई चीज़ सुन रहे हैं इस हवाले से। कितने % बच्चे हैं जो सीरियस हो सकते हैं अगर प्रॉपर उनकी केयर ना की जाए या डॉक्टर पे ना ले जाया जाए? देखिए, खुशकिस्मती से ये बहुत कॉमन नहीं है। अगर आप USA का डेटा देखें या यूरोप का डेटा देखें जहाँ पे ये केसेस रिपोर्ट हुए, तो अगर अमेरिका में अगर आप देखें कि कितने केसेस कोरोना के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने इस बीमारी के साथ हुए, तो ये कुछ हंड्रेड्स में है। ठीक, डॉक्टर साहब इस पे हम मजीद भी बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे जी सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक बड़ा चैलेंज कोरोना की सूरत में तो है ही, लेकिन ये बच्चों में जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं उसके बाद उनमें कावासाकी से मिलती जुलती साइन एंड सिम्टम्स वाली बीमारी पाई जा रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? क्या ये बीमारी है, किस तरह से हमारे बच्चों को इससे बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके साथ डॉक्टर मसूद सादिक मौजूद हैं, जो डीन है हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, और मेरे से बहुत बेहतर वो आपको बताएंगे उसके साइड इफेक्ट। हाउएवर इट इज कंसीडर्ड कि कावासाकी एक कंडीशन है तो उसमें बच्चों के अंदर जिनमें हाथ के ऊपर रैशेस हो जाती हैं, बॉडी के ऊपर इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द प्रॉब्लम दिस कैन अकर अगर एक बच्चे को, क्योंकि बच्चों के अंदर कोविड-19 के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, और मेजॉरिटी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हमारी इस वबा के दौरानिया में वी हैव हार्डली लॉस्ट अ चाइल्ड, ये आपको बता देंगे एक्सेप्ट कि बिल्कुल डिजीज हुई है। ऑन द अदर हैंड कावासाकी जो है वो एक फेटल डिजीज नहीं है, उसके सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज है उसकी मैनेजमेंट और उसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो जिस तरह बाकी दुनिया में की जाती है यहाँ भी की जाएगी। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले हैं दे आर ऑलरेडी ऑन अलर्ट। आज से 4 दिन पहले मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई थी डॉक्टर मसूद सादिक के साथ बच्चों के बारे में, और हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि नॉर्मली जो वबा खत्म होने को आ रही होती है और 5-6 हफ्ते पर्टिकुलरली एक स्पाइक को गुजरते हैं, तो बाद में क्योंकि बच्चे जरूर इन्फेक्ट हुए होते हैं तो कुछ ना कुछ हमें इस तरह के केसेस देखेंगे। बिल्कुल, कितने केसेस आए हैं इसके बारे में जो डिटेल है खुद आपको बताएंगे। डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो राय है जो बच्चों में किस तरह से ये हमलावर हो सकती है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ शेयर भी कर रहे थे, बता भी रहे हैं। आपसे डॉक्टर साहब पूछने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट सतह पर इसके क्या कोई इकदाम करने की ज़रूरत है या फिर क्या किया जा रहा है? चिल्ड्रन अस्पताल तो डील कर रहा है, बाकी अस्पतालों में किस तरह से इसको डील किया जा रहा है, क्या इकदाम हैं उस हवाले से बता दीजिए। जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि सबसे पहले तो डॉक्टर मसूद सादिक जी से मेरी आज से 4 दिन पहले, जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल डिस्कशन जब हुई तो हमने ऑलरेडी इनको कहा है कि आप इसका सारा एक प्रोटोकॉल बना लीजिए, और क्योंकि इनका सब जितने चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं उनके साथ मुसलसल कॉन्टैक्ट है, उनको इन्फॉर्मेशन भेज दें। ये वैसे भी हमारी एडवाइजरी कमेटी के ऊपर है, इसलिए ये बैठ के उनकी मेक कंप्लीट इस तरह हमने कोविड का प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, इसी तरीके का ये प्रोटोकॉल बना रहे हैं, सारे हॉस्पिटल के साथ सर्कुलेट होगा। और जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाबी से कोविड का जिस तरह मुकाबला किया, इसी तरह इस वबा का भी ये जो बच्चों में आ रही है, लेकिन कोई वो जिस तरह उन्होंने आपको पहले जिक्र किया बहुत थोड़े नंबर में है, और हमें लोगों में मजीद इसके ऊपर पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। ये जरूर उनमें शऊर पैदा करना चाहिए कि ये सिम्टम्स हों तो आप जरूर अस्पताल से रब्ता करें। बाकी इनकी तादाद बहुत कम होती है, इस तरह उन्होंने बताया इनके पास अभी मेरे
इत्तला के मुताबिक पिछले दिनों 2 या 3 ऐसे बच्चे आए हैं सामने। बाकी हम इसकी तरफ नजर रखेंगे और इंशाल्लाह जैसे जैसे उसकी आपको पता है जिस तरह कोविड के साथ साथ जिस तरह डेवलपमेंट होती है, हमने हर रोज बल्कि हर दूसरे दिन इनकी फ्लैट की भी मीटिंग होती है जिसमें डॉक्टर साहब भी शामिल है। तो जिस तरह ये हमें एडवाइस करेंगे उसी तरीके से हम उनकी एडवाइस में चलेंगे। डॉक्टर साहबा बिल्कुल आपने ठीक कहा, अल्लाह ना करे कि हम कोरोना के बाद किसी और मुसीबत में पड़ें या फिर हमारे प्यारे बच्चे ही इसमें पड़ जाएं। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि क्या कोई अवेयरनेस कैंपेन हो सकती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि बीमारी में मुब्तला हो जाएं बच्चे, उससे पहले ही जो इसकी वजूहात हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपना कर बच्चों को बचा लें ताकि हमारे हेल्थ सिस्टम पर भी किसी तरह का कोई बोझ ना बड़ी ये बात है कि एहतियाती तदाबीरें तो वही हैं जो कि आपके बच्चों को कोविड से ना एक्सपोजर हो, और इसी वजह से हमने स्कूल भी बंद किए हुए हैं, इसी वजह से हमने कोशिश की कि इज्तिमा बंद हो ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सपोज ना हो। वो तो ऑलरेडी वही हिफाजती तदाबीर हैं, क्योंकि ये तो आफ्टर इफेक्ट है अगर कोविड का। जिस तरह उन्होंने आपको मेरा ख्याल है ऑलरेडी, मैं तो कुछ प्रोग्राम में इस वक्त नहीं की, उन्होंने मेरा ख्याल है ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है इसके बारे में कि व्हाट इज कावासाकी और उसका बेसिकली अकर कब बनता है। बाकी जिस तरह आप कह रही हैं बिल्कुल हम इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन भी करेंगे। अभी भी कोविड की अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर मुसलसल काम हो रहा है। अभी भी आज हमारी कोविड इसके सिलसिले में कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है और जब भी कोई नई चीज सामने आती है तो कमेटी के सामने रखी जाती है और फिर उसके मुताबिक उसके जो भी हिफाजती तदाबीरें हैं ठीक। डॉक्टर साहबा अब हमें कोरोना की सूरत हाल भी बता दीजिए, क्योंकि मुसलसल तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है हम लोग केसेस में फ्लक्चुएशन देख रहे हैं और अच्छी खासी देख रहे हैं कि केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं पहले की निस्बत, तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि शायद कोरोना चला गया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि सिर्फ हम ही नहीं कोरोना पे नजर रखे, दुनिया की बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं इसके ऊपर। और आज ही सुबह के जो इंफॉर्मेशन है लंदन जो कॉलेज लंदन जो है उसमें एक बड़ा डिटेल कोविड रिप्रोडक्टिव रेट एस्टिमेट्स निकाले। उसके मुताबिक जिसको R0 हम कहते हैं कि क्या रिप्रोडक्टिव रेट है इस वायरस का, तो हमें मैं आपको बता रही हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि हम जो ऑन कोर्स टू फेड आउट RT1 अगर 1 से कम हो उसका मतलब है ऑन कोर्स टू फेड आउट, यानी ये इंशाल्लाह पेंडेमिक जो है वो खत्म होने पे आ रहा है। उसके अंदर जो मुल्क शामिल हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी शामिल है। इस वक्त 0.74 आ रहा है और ये हमारी फिगर्स नहीं है, दीज आर फिगर्स बीइंग गिवन इंटरनेशनली। जिस तरह अगर मैं उसका कंपैरिजन जो है वो इंडिया के साथ करूं तो इंडिया का इस वक्त जो रेट दिखा रहे हैं वो दैट इज 1.4243 व्हिच मींस कि ऑन गोइंग आउटब्रेक है, ये एपिडेमिक अभी चल रहा है। तो दुनिया के बहुत सारे जो मुल्क जहाँ एपिडेमिक चल रहा है उनमें से जिन मुल्कों के अंदर अब ये खत्म होने पे आ रहा है, जिसके अंदर जापान शामिल है, जिसमें फ्रांस शामिल है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी शामिल है। चलिए डॉक्टर साहबा ये तो बहुत ही अच्छी आपने सुबह सुबह हमें खबर दे दी है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और आपने बताया जी इंटरनेशनली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं प्रॉपर नज़र रखे हुए उन्होंने पूरी दुनिया पर वो बता रहे हैं जी पाकिस्तान में भी तकरीबन ये वबा फेड आउट होना शुरू हो गई है, कर्व पे जाके अब कर्व नीचे होना शुरू हो गया है। अल्लाह करे ये हकीकत हो और ये हमारे लिए कोई खुशफहमी का बाइस ना बने, लेकिन एहतियात लाजिम है। डॉक्टर साहब कावासाकी क्या ये वायरल है, एक से दूसरे बच्चे में लग सकती है या फिर इसकी रीजंस क्या हो सकती है? देखिए खुशकिस्मती से ये कंटेजियस नहीं है, ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को नहीं लगती क्योंकि ये पोस्ट वायरल रिस्पॉन्स है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चा आपके पास आता है तो हो सकता है कि अभी तक उसका वायरस लोड प्रॉपरली क्लियर ना हुआ, तो जो मेडिकल स्टाफ उसको देखेगा या नर्सिंग स्टाफ देखेगा वो फुल प्रिकॉशंस के साथ देखेगा। लेकिन ये कंटेजियस नहीं है क्योंकि ये रिस्पॉन्स है बॉडी का और उस वक्त तक बच्चा एक्चुअली नॉन इन्फेक्शियस हो चुका होता है। डॉक्टर साहब रीजंस देखिए रीजंस इसके कोई दुनिया में नहीं जानता कि क्यों कुछ बच्चों में ये होता है और कुछ में नहीं। देखें जब हम अगर इसका इंसिडेंस देखें तो कह रहे हैं कि अगर 500 से 1000 बच्चे को कोविड इन्फेक्शन होगी तो शायद 1 या 2 बच्चों में ये सिंड्रोम आएगा। हाँ। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे कावासाकी डिजीज में ये कुछ बच्चे जेनेटिकली प्री डिस्पोज होते हैं, जैसे बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनकी आपको रीजन नहीं पता होती और फिर हम कहते हैं कि ये शायद जेनेटिकली प्री डिस्पोज थे। तो इसमें भी सस्पिशन यही है
कि शायद ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड एक स्मॉल ग्रुप है बच्चों का। जैसे भी मिनिस्टर साहिबा ने भी फरमाया कि खुशकिस्मती से इन बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। और सेकेंडली जो आपने बात की मैडम यास्मीन राशिद साहिबा से कि जी इसकी अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी हम इसके ऊपर 2 से 3 वेबिनार कर चुके हैं। तमाम जो पंजाब के, पाकिस्तान के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनको इसकी आगाही दी जा चुकी है। हम जनरल प्रैक्टिशनर के फोरम के साथ भी बात कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी इसकी आगाही दे दें, क्योंकि पेरेंट्स को बेशक पता हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं उसको इसके बारे में अवेयरनेस। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि आपने बता दिया, अल्लाह का शुक्र है कि ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को बचाना ज़रूरी है। हमारी माएँ जो घरों में हैं, अगर बच्चे का पेट लूज हो जाता है, वॉमिट आ जाती है, या फिर उसके गले में आपने कहा कि ग्लैंड्स बन जाते हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो उनके पास हर चीज़ की मेडिसिन मौजूद है। वो जो पहले डॉक्टर ने दी हुई है वो इसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। क्या ये ठीक है या फिर उनको डॉक्टर पे ही जाना है? इस पैंडेमिक की सिचुएशन में ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। और अगर आपके घर में किसी को कोविड हुआ है तो, और अगर आपके बच्चे का टेस्ट नहीं भी हुआ, तो हो सकता है उसने ये लिया हो कोविड और उसके सिम्टम्स ना आए। और ख़ास तौर पर उन बच्चों में जिनमें आपको पता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स आए थे और शायद उसको कोविड हो चुका है, तो ऐसे बच्चे में अगर ये अलामात आती हैं और ख़ास तौर पर अगर बुखार के साथ आती हैं, तो फिर आप इसको सीरियस लेंगे। आप अपने प्रेफरेबली चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे ताकि वो उसको जल्दी एंटीसिपेट करें, और अगर वो सस्पिशन करेंगे तो वो फ़ौरन आपका एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे और बच्चे को नियरेस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या बच्चों के शोबे में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही निशानदेही कर दी है कि गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास भी नहीं जाना और खासतौर पर जनरल फिजिशियन के पास ना जाएं, बल्कि बच्चों को जनरल फिजिशियन, मेजॉरिटी हमारे जनरल फिजिशियन बहुत अच्छे हैं और उनका बच्चों को देखने का बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा मुराद ये थी कि प्रेफरेबली आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जिनको आप बच्चे नॉर्मली दिखाते हैं। वो जनरल फिजिशियन भी हो सकता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि चिल्ड्रन अस्पताल में आपके पास भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ज़ेरे इलाज हैं, उनकी हालत के बारे में भी बताइए, और ये भी कि कितने बच्चे हैं जो ज़ेरे इलाज। देखिए, अभी तक हम 37 बच्चों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल से कोविड के साथ डिस्चार्ज कर चुके हैं और इस वक्त भी हमारे पास 12 बच्चे दाखिल हैं। बच्चों में 3 तरह से कोविड की इंपॉर्टेंस है। एक तो ऑब्वियसली ये पोटेंशियली स्प्रेड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को हुआ है तो वो अपने बड़ों को, अपने दादा दादी, नाना नानी को दे सकता है, जो कि डेंजरस है। एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं वो ये है जिन बच्चों को खुदा ना खास्ता कोई क्रॉनिक बीमारी है। अभी तक जो मैडम ने भी, अभी मिनिस्टर साहिबा ने भी बात की कि हार्डली हमने कोई डेथ देखी है, तो जो एक डेथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुई है वो उस बच्चे की थी जिसको क्रॉनिक लिवर डिजीज थी। तो जिन बच्चों को खुदा ना खास्ता दमा है, कोई लंग की प्रॉब्लम है, जिगर की प्रॉब्लम है, गुर्दों की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, इन बच्चों को अगर कोविड इन्फेक्शन होती है तो वो पोटेंशियली डेंजरस हो सकती है। इसलिए इन बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये कावासाकी से मिलते जुलते जो सिम्टम्स वाले आपके पास पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं, उनकी कितनी तादाद? जी, अभी तक जो हमारे पास हॉस्पिटल में आए हैं वो तो 4 बच्चे हैं अभी तक जो सो फार। पूरे पाकिस्तान को अगर हम देखेंगे, कराची, इस्लामाबाद, तो 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे ये ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। आई एम श्योर कुछ बच्चे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे, लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस वक्त आपका ग्राफ नीचे जाता है तो इनकी तादाद बढ़ती है, इसलिए ये अप्रोप्रिएट टाइम है लोगों को वार्न करने का, क्योंकि इसमें जो सर्ज आएगी या जो एकदम से बच्चे आएंगे ये अगले 1, 2, 3, 4 हफ्ते में एक्सपेक्टेड। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरल एहतियात क्या की जा सकती है? पेरेंट्स आपको बहुत सारे देख रहे हैं, स्पेशली खवातीन, बच्चों को जनरल एहतियात क्या करवाएं वो घर में? देखिए, इसमें ना कावासाकी डिजीज या कोविड की, ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बचने की कोई एहतियात नहीं है। एहतियात कोविड से बचने की, कि अगर आपने बच्चे को कोरोना इन्फेक्शन से बचा लिया तो फिर आपने उसको एक्चुअली पोस्ट कोविड से बचा लिया। और कोरोना इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चों की एहतियात वही है जो हम बड़ों की बात करते हैं। आपने उनके बार बार हाथ धुलाने हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने कोशिश करनी है कि घरों में जो आपके छोटी मोटी चीज़ें, आपके नॉब्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके रिमोट्स हैं, उनको डेली आप क्लीन करें, उनको डिसइंफेक्ट करें। बच्चों को आप किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएं जहां पे वो उनका थोड़ा ध्यान, किसी को घर पे नहीं आप आने देंगे। कोशिश करें कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जितना फासले, मुश्किल होता है लेकिन ये चीज़ें आपने करनी है, क्योंकि दोनों की प्रोटेक्शन इसी में है कि वो एक दूसरे से आप उनको दूर रख सकें। तो जो फंडामेंटल बातें हैं कोविड के कॉन्टेक्स्ट में या कोविड से बचाव की, वही आप बच्चों में अप्लाई करें, वही बच्चों में अप्लाई करें। डॉक्टर साहब, इनका रिकवरी पीरियड क्या है? अगर तो बच्चे को ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम हो जाता है तो टाइम लगता है रिकवर करने में। तकरीबन आप कह लें कि 5 से 7 दिन लगते हैं अगर वो कंप्लीटली खुदा न खास्ता शॉक में नहीं जाता बच्चा, और या उसका ब्लड प्रेशर लो नहीं होता।
और अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या शॉक में चला जाता है, फिर तो ये बच्चे अक्सर वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और उस सूरत में रिकवरी पीरियड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी हो सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करने वाली ये है कि कोविड की ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो जाती है तो ये वायरल इन्फेक्शन है। जितनी भी अभी तक ट्रीटमेंट्स आपने देखी हैं वो हेल्प ज़रूर करती हैं, लेकिन उनमें से लेकिन अगर ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम या कावासाकी डिजीज है तो इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। हाँ जी, इसमें हम IVIG देते हैं इन बच्चों को, स्टीरॉइड्स है, एस्प्रिन है, वो एक पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल है। जैसे अभी मिनिस्टर साहिबा ने भी फरमाया, तो वो हम ऑलरेडी CAG के फोरम से भी वो हम तमाम पीडियाट्रिशियंस को, तमाम जनरल प्रैक्टिशनर्स को पहुंचा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड के भी आपके पास बच्चे पेशेंट्स, आपने कहा कि 12 है उनकी तादाद जो इस वक्त मौजूद है, 12 है, लेकिन 37 हम डिस्चार्ज भी कर चुके हैं। अच्छा, इन सब में रिकवरी पीरियड क्या रहा? देखिए, जो शुरू में तो चूंकि हम एसिम्प्टोमेटिक बच्चे भी दाखिल कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उन बच्चों को तो हम 14 दिन वैसे ही रखते थे क्योंकि वो उनका था। लेकिन जो सब्सिक्वेंटली बच्चे आए हमारे पास, अक्सर उनमें तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन लगते हैं रिकवरी में। ठीक, तो डॉक्टर साहब ये कावासाकी के साथ और पोस्ट कावासाकी के साथ जो कोविड के बाद पेशेंट्स आ रहे हैं, इनको फिर आप लोग जो कोरोना के लिए स्पेशल आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पर रखते हैं या फिर इनके लिए कोई सेपरेट? नहीं, वहीं पे कोरोना में ही हमने उसको 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। हाँ। एक जो कंफर्म्ड केसेस होते हैं और एक जो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं जिनमें अभी आपको रिजल्ट नहीं मिला। ये बच्चे चूंकि इनको कोरोना हो चुका होता है तो ये कंफर्म्ड वालों के साथ ही होते हैं, क्योंकि इनको दोबारा उस पीरियड में रिकरेंस का चांस कम होता है और ऑब्वियसली इनकी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती हैं, इसलिए ये कोविड एरिया में ही ट्रीट होते हैं बच्चे। ठीक, तो डॉक्टर साहब डबल नेगेटिव टेस्ट या फिर सिंगल नेगेटिव टेस्ट या फिर टेस्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं उनको चेंज किया जा रहा है महकमे सेहत की जानिब। देखिए, उसमें मैं आपको बता देता हूँ 2-3 चीज़ें। अगर तो आप कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको किसी किस्म की कोई अलामात नहीं आई, तो 10 दिन के बाद आप अपना आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। ठीक। और या बहुत माइल्ड, आपको हल्का सा फ्लू हुआ 2 दिन में ठीक हो गया, हल्का सा आपको बुखार हुआ 2 दिन में ठीक हुआ, तो 10 दिन के बाद सेफ है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हुए हैं तो सिम्टम्स के बाद ज़रूरी है कि मिनिमम 10 डेज, वरना सिम्टम्स ख़त्म होने के 3 दिन के बाद आप अपना आइसोलेशन या जो आपने क्वारंटीन किया हुआ है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या नर्स हैं या आप किसी क्राउडेड जगह पे काम कर रहे हैं, किसी नर्सरी में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं या किसी और जगह पे जहाँ पे कांग्रेशन होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, फिर 15 दिन और आपके 2 नेगेटिव टेस्ट होने चाहिए, फिर ही आप दोबारा लोगों में जाएंगे, क्योंकि आप पोटेंशियल कैरियर हैं। यही मामला है सेम। बच्चे अगर सिम्टोमेटिक होंगे और उनको कोई सीरियस इन्फेक्शन, फिर उनके साथ भी यही मामला है। ठीक, तो आपके डॉक्टर साहब जो हॉस्पिटलाइज बच्चे हैं उनके साथ भी सेम आप इसी तरह सेम हम उनको डिस्चार्ज करने से पहले उनके 2 नेगेटिव टेस्ट, कंसेक्टिव नेगेटिव टेस्ट आते हैं, तो फिर ही हम उनको डिस्चार्ज। और कंसेक्टिव मतलब कितना? हम 24 आवर्स के डिफरेंस से करते हैं, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा जब लोड था गवर्नमेंट की लेबॉरेटरीज़ के ऊपर तो बाज़ दफ़ा रिजल्ट आने में थोड़ी सी देर लग जाती थी। अब उस तरह का प्रेशर नहीं है, अब हमें 24 आवर्स में चूंकि रिजल्ट मिल जाता है तो हम 2 कंसेक्टिव डेज पे उनके सैंपल्स भेजते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब ने बता दिया जी, कावासाकी बीमारी से भी अगर आपने बचना है तो बच्चों को कोरोना वायरस से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के आपको साइलेंट सिम्टम्स आते हैं, बच्चे का पेट लूज हो गया है, उसके ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम आ गया है या फिर उसको जो है वो बुखार होना शुरू हो गया है, तो फ़ौरन से पहले एक अच्छे डॉक्टर के पास, जो आपका रूटीन का बच्चों का डॉक्टर है, उसके पास उसको ज़रूर लेके जाएँ। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे हमारे तालीमी इदारों के हवाले से जहां पर मुसलसल मसाइल देखे जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, जहां पर पहले तो जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10 से 50% तक कटौतियों का ऐलान किया गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो तलबा और तालिबात हैं उनके स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दिए गए। फिर तलबा और तालिबात की फ़ीसों में इजाफा किया गया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी इक़दाम करार दिया गया। जबकि गुज़िश्ता रोज़ चांसलर यूनिवर्सिटीज़ और इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की जानिब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि जो तनख्वाहों में कटौती का ऐलान किया गया है उसे वापस लिया जाएगा और तनख्वाहों में मुलाजमीन के कटौतियाँ नहीं होंगी। ये इतना शिद्दत का बहरान आखिर क्यों पैदा हो गया, क्या मसाइल हैं यूनिवर्सिटी के, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फ़हीम गौहर साहब हैं, सदर हैं आप टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद होंगे। आतिफ, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तनवीर कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के मेंबर हैं आप। सर, प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मसला हो गया इस माली बहरान का और इतने सारे मसाइल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने आज हमें इनवाइट किया और यूईटी के इस इशू पर बात की। मकसद ये है कि ये माली जो एक बहरान यूनिवर्सिटी में आया है, ये अचानक नहीं आया। इसके एक असबाब हैं जो गुज़िश्ता 1.5 साल से कुछ महरक़ात और असबाब ऐसे थे जिसकी वजह से हम इस नहज और इस सतह तक पहुँचे। यूईटी ज़ाहिर है एक इंडिपेंडेंट, एक ऑटोनमस बॉडी है, अगरचे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इनका अपना एक मैकेनिज़्म है, सिंडिकेट है, सेनेट है, चांसलर साहब जो हैं वो गवर्नर पंजाब हमारे चांसलर हैं जी। ये तमाम जो इशू आज जो खड़ा हुआ है, इसके पस मंज़र में 2 एलिमेंट हैं मेजर। एक तो ये है कि माजी की हुकूमत ने, जो पंजाब हुकूमत थी, उन्होंने यूईटी के मेन बजट से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, जिसको MNS मुल्तान कहा जाता है, मोहम्मद नवाज शरीफ यूईटी मुल्तान, उसकी तामीर और उसके ऊपर जितने भी वसाइल खर्च हुए वो यूईटी के बजट से हुए। वो तकरीबन 20 करोड़ की अमाउंट बनती है। इसी तरह रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुजरांवाला, वो भी यूनिवर्सिटी के खाते में डाल दिया गया और उस मद में भी तकरीबन कोई 1 अरब के करीब अब तक यूईटी खर्च कर चुकी है। माजी की हुकूमत ने, हमारे वाइस चांसलर हजरात जो इनसे पहले भी थे, उन्होंने कई दफ़ा ख़त लिखे कि हमें जो वादे के मुताबिक आपने हमें यकीन दहानी कराई थी कि हम आपको पैसे वापस कर देंगे, वो आज तक पैसे वापस नहीं किए गए। एक तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुँचे हैं। दूसरा बहुत बड़ा जो पहलू है वो ज़ाहिर है नेशनल सतह पे है, उसका एक नेशनल बजट के साथ ताल्लुक है, HEC के बजट के साथ ताल्लुक है। उसमें भी गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है कट लगा दिया, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट में कट लगे हैं। लेकिन हमें अफसोस वाली बात यह है कि मौजूदा जो हुकूमत है, जिसका सबसे बड़ा नारा था कि तालीम हमारी तरजीह होगी और हम तालीम पे फोकस करेंगे, आज ठीक। फ़हीम गौहर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये माजी की हुकूमतों के भी कुछ मसाइल थे, माजी के ये मसाइल थे जिनका खुमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो मौजूदा हुकूमत का इसमें क्या कसूर देखते हैं? उन्होंने क्या नहीं किया जो उनको करना चाहिए था? देखिए, इस पे हम बात कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को हमें थोड़ी सी समझ आ रही थी कि शायद फाइनेंशियल कोई क्रंच चल रहा है, कोई मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा कि वज़ीर आला साहब ने बजट के इमीडिएटली बाद अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 3 माह का एजाज़िया तनख्वाहें दे दी। हमने कहा चलें, वो उनका हक है, वो भी लें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, उनको अच्छी बात है। लेकिन हमारी तो ब्रेड एंड बटर पे उन्होंने जो ना वो कट लगा दिया और हमें इतने फंड्स भी रिलीज़ नहीं करे कि हम अभी तनख्वाही पूरी दे लें। हमारे पास जो सिर्फ रचना और मुल्तान नहीं है, इसके अलावा हमने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, रसूल कॉलेज है, इसके अलावा PTUT है, इसके अलावा और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिसकी बिल्डिंग अप में हमने किरदार अदा किया है। हमारी ब्रेन फोर्स लगी है, हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, रजिस्ट्रार कॉमन रहा है काफ़ी अरसे तक, ट्रेनर कॉमन रहा है, तो हम आज भी सर्विस देने को तैयार है। लेकिन इसके बदले में हमें अगर वो बेसिक तनख्वाही नहीं देंगे तो फिर हमारे टीचर्स तो हमारे पीछे पड़ गए कि भाई हमारा तनख्वाहों का फैसला तो हो गया ना, जो कटौतियां की गई थी, कहा जा रहा है वो वापस ले ली गई हैं, आपकी तनख्वाहें नहीं कटेंगी? नहीं, वो तो हमें देखें, वो तो हमें कहते फ्यूचर में दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज इस महीने के जो लोगों का खर्चा कैसे चलेगा, और बिल्कुल हमें बिल्कुल नहीं बताया गया जब तक सैलरी ट्रांसफ़र नहीं होगी। एक शाम पहले हमें नोटिस से मुतला किया गया कि आपकी इतनी तनख्वाह कटेगी। इस तरह तो नहीं होता। आप हमें एतमाद में लेते, बाकायदा बताते भी हमारा कुछ करंट जा रहा है इसमें। ठीक है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी मंसूर सरवर साहब हैं, वाइस चांसलर हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, बताइएगा, ये यूईटी में इतने सारे बहरान, माली बहरान, असातिज़ा परेशान, तलबा और तालिबात परेशान? जी बिल्कुल, बात सही है। हमारा एक तो HEC का बजट कट बहुत ज़्यादा था, जो नॉर्मली पिछले 8 साल में कोई 8.5% बढ़ता रहा है HEC की फंडिंग। इस दफ़ा कोई 10.5% से ज़्यादा कट लग गया, तो ये तकरीबन 19.2% जो है हमारी बजट कम हो गया, जो इन मॉनेटरी टर्म्स ये तकरीबन 300-320 मिलियन के दरमियान है।
एक वो था। उसके अलावा हमारा ये जो सैलरीज बढ़ गई, बजट कट लग गया और सैलरीज बढ़ गई स्टाफ की और ग्रेड 16 तक, तो वो तकरीबन 5 से 10% बढ़ी, तकरीबन 7.5% वो लगाएं तो 27-28%। फिर डॉलर रेट जो है वो बढ़ गया। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, तो 30-35% गैप बन गया। इसके अलावा और भी वजूहात थी और मैं खैर पूरी बात तो नहीं सुन सका, जो हमारे DSA के प्रेसिडेंट बैठे हैं, लेकिन आखिरी हिस्सा मैंने सुना है कि जो कहते हैं एक रात पहले आकर मैंने चेयरपर्सन डीन से 15 दिन पहले मीटिंग की थी, उनको सारा बताया था कि जी इस तरह हालात हैं, हमारे पास टोटल पैसे इतने बचे हैं और इसमें से जितनी सैलरी पेंशन हम दे सकेंगे वो देंगे। और हम गवर्नमेंट से बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट भी कर चुके थे और वो काफ़ी सपोर्टिव थे गवर्नमेंट के जो लोग थे, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का अपना एक टेस्ट होता है। और फिर मैंने चांसलर साहब को भी लेटर लिखा, चांसलर साहब ने मुझे फौरन बुला लिया और उन्होंने तो काफ़ी उम्मीद दिलाई कि ये मसाइल हल हो जाएंगे। जो हमारी फंडिंग रचना कॉलेज पे जो हम खर्च कर चुके हैं या MNS UET मुल्तान पे खर्च कर चुके हैं, वो तकरीबन 900 मिलियन बन चुका है। प्रोफेसर साहब, तो सर ये असातिज़ा की जो तनख्वाहों पे मुलाजमीन के जो कट लग चुका है, चांसलर साहब, गवर्नर पंजाब साहब कह चुके हैं कि कटौतियां नहीं होंगी, इनको पूरी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। इस फैसले को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो क्या इनको अब पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? असल बात ये है, वो उन्होंने कहा है, मैं कल मीटिंग में था, उन्होंने कल मीटिंग बुलाई थी एंड अगेन ही वाज एक्सट्रीमली सपोर्टिव और उन्होंने फौरन कमेटी बना दी जिसकी मीटिंग पे मैं अभी जा रहा हूँ। 11:30 बजे मीटिंग है और असल बात यह है कि वो पैसे होते तो तनख्वाहें कटनी क्यों थी। यानी मुझे कोई शौक है अपनी मैं तनख्वाह 50% कटवा लूँ, जो कि सबसे ज्यादा कटौती तो मैंने खुद अपनी तनख्वाह पे लगाई है। और नीचे वाले मुलाजमीन ग्रेड 1 to 4 की हमने बिल्कुल नहीं काटी, उससे ऊपर वाले जो 5 to 10%, कोशिश हमारी ये थी किसी की ना कटे या कम से कम कटे। तो ऐसी अब मुझे उम्मीद है कि ये जो मीटिंग हो रही है इसमें कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि फंड्स हमारे पास आ जाएं जिससे हम सादा और मुलाजिमीन की जो तनख्वाह कट चुकी है वो वापस देनी है। और ये नोटिफिकेशन में यही था जो ट्रेजर साहब की तरफ से आया था कि जैसे ही पैसे आते हैं ये तनख्वाह वापस मिलेगी। ठीक, प्रोफेसर साहब, चले जो मुलाजमीन हैं उनके तो मसले आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तलबा और तालिबात का क्या होगा? उनके स्कॉलरशिप खत्म हो गए, उनके मुस्तकबिल का क्या बनेगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं खत्म है। ये किसने कहा कि खत्म हो गए? हमने ये सारी जितनी एक्सरसाइज की है, हमने जब से मैं आया हूँ 1 साल मुझे हो गया, हमने 379 मिलियन लोन लिया है, लेकिन हमने किसी एक DT बच्चे की स्कॉलरशिप को बंद नहीं किया। ये UET का एक हाल मार्क है, ये मेरे आने से पहले का चल रहा है कि हमारे हालात जैसे भी हों हम बिल्कुल कोशिश करती है UET, और मेरी यही पॉलिसी रहेगी कि कोई बच्चा वो अमीर का हो गरीब का हो, फीस ना होने की वजह से उसका नाम नहीं काटा जाएगा। डॉक्टर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि प्लान क्या कर रही है जो टीचर यूनियंस हैं या फिर जो डिफरेंट मुलाजमीन की यूनियंस हैं, कि अगर ये मजीद कुछ टाइम इस मामले को लगता है तो क्या आप गवर्नमेंट का, अपने इदारे के जो वाइस चांसलर्स हैं, उनका साथ देने के लिए तैयार हैं? देखिए, वो तो हम हमेशा उनके पीछे खड़े हैं, हम उनकी वर्क फोर्स हैं, लेकिन माजरत के साथ हमें ये केस क्यों फाइट करना पड़ रहा है? ये हमारा केस तो नहीं था, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। क्या उनको 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जब उन्होंने डीन, अब जैसे आप आज बता रहे हैं कि डीन और चेयरमैन को बताया, ये तो नहीं बताया मैं कट लगाने जा रहा हूँ, ये तो उनको केस लड़ना चाहिए था। अगर उनके पास 15 दिन थे तो 15 दिन तो बहुत होते हैं। और फिर डॉक्टर TSA को तो उन्होंने ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। हाँ, देख, किसी टीचर्स कम्युनिटी को नहीं लिया। हमें तो बिल्कुल निक ऑफ द आवर 1 दिन पहले ट्रेनर की तरफ से एक लेटर सबके साथ शेयर भी हुआ, वो मिल गया कि भी आपकी इतनी कट लगती है। अब घर चलाने के लिए और भी बड़े मामला आते हैं। हमारी कोविड में लोग समझते हैं कि खर्चे कम हो गए हैं, हम सब बैठे हैं, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन ड्यूरिंग कोविड हैज राइजन टू 20% अबव। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि अब गवर्नर की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया है कि तनख्वाहें नहीं काटनी, लेकिन क्या गवर्नमेंट पैसे भी देगी कि नहीं? हाँ, ये मसला है कि जो 1 अरब, इसीलिए परेशान है कि जब फंड्स नहीं है तो तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? तो अब जो गवर्नर की तरफ से नोटिस लिया गया, कमेटी बना दी गई 4 रुकनी, जिसके भी 11:30 बजे मीटिंग भी है, लेकिन क्या कमेटी जो बनी है वो फौरी तौर पर फंड जारी करेगी? क्योंकि आगे जिस तरह VC भी बता रहे थे कि 3 महीने मुश्किल नजर आ रहे हैं, कि 3 महीने में जो है वो माली मुश्किलात हैं, तो ये भी चीजें क्लियर नहीं है कि इस महीने कट लग गया, अगले महीने क्या होगा। तो ये चीजें जो है, घरों के चूल्हे तो चलने हैं ना, और ये सारी चीजें जो है इसको सपोर्ट करना है उन 3 महीनों में भी। आतिफ, मुझे बताइए कि ये दूसरी जानिब GC यूनिवर्सिटी का क्या प्रॉब्लम है? ये अब्दुल सलाम स्कूल जो है, इसकी
50 करोड़ की माली बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं। जी, ये भी अपनी नौयत में एक अनोखा जो करप्शन की सूरत हाल है, कहानी नज़र आती है कि जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल सलाम स्कूल जो मैथमेटिक्स है, वहाँ पर ये 2002 के बाद जो है फॉरेन फैकल्टी जो है हायर करने का फैसला किया गया और HEC की जानिब से 63 करोड़ की जो है वो फंडिंग की गई, लेकिन फैकल्टी तो ना ही पैसे आते रहे और 50 करोड़ जो है वो इस मद पे जो अब इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो करप्शन में चले गए। इस मामले पर पहले जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपने तौर पर इंक्वायरी की और इंक्वायरी में बिल्कुल ठीक साबित हुआ कि ये इसमें गड़बड़ है, माली बेज़ाब्तियां हैं। उसके बाद ये मामला फिर हायर एजुकेशन और गवर्नर तक पहुंचा। अब गवर्नर ने इस पर एक कमेटी बना दी और दूसरी तरफ नैब को भी ये मामला चला गया है, तो नैब भी इस पे इंक्वायरी कर रहा है और इधर भी इंक्वायरी चल रही है और ये छोटी रकम नहीं है। 50 करोड़ रुपए के जो है वो मालियत का फ्रॉड जो है तालीमी इदारों में जो जहाँ ये समझा जाता है कि जो एक एक रकम है वो बेहतर तरीके से खर्च होगी, क्योंकि कौम के मामार उधर होते हैं और असातिज़ा जिन्होंने लोगों का मुस्तकबिल तय करना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से वाइस चांसलर साहब कोशिश कर रहे हैं कि यूईटी वाले मसले को हल कर लिया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारे ये कौम के मेमार, हमारे उस्तातिज़ा को इंतहाई कदम उठाने पर ना मजबूर हों, बल्कि पहले ही इनके मसाइल को हल कर लिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।